पाकिस्तान अपने इस पड़ोसी की हिस्ट्री उठा के देखें तो वो खुद में ही काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चाहे बात 1947 के पहले की हो या उसके बाद की। और मित्रों, रिसेंट टाइम्स में तो पाकिस्तान की जो हालत बिगड़ी है उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का पास्ट उसके प्रेजेंट को अच्छा खासा इफेक्ट कर रहा है। पर ऐसा क्यों? जा पूछ क्या? अब 1947 से पहले तो सब टेक्निकली अपने इंडिया की ही हिस्ट्री है, पर 1947 के बाद की बात करें तो पाकिस्तान ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इंडिया का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन जहां 1951-52 में ही हो गया था, वहीं पाकिस्तान का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ, इस देश के बनने के 23 साल बाद। 1947 से लेके अभी तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं और इनमें से किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी 5 ईयर टर्म पूरी नहीं की। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अता पता कभी लगा ही नहीं। 18 बार उनके प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी पोस्ट से हटाया गया, किसी को मार दिया गया तो किसी की गवर्नमेंट का मिलिट्री के सहारे तख्ता पलट कर दिया गया। अब देखो, किसी भी देश को अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे मापदंडों की जरूरत होती है। पर सैडली मिलिट्री का इन्फ्लुएंस हो या करप्शन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इससे ज्यादा आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई। Beggars can't be choosers. Please understand that. यह है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, और इनका पाकिस्तान के बारे में ऐसा कहना ही वहाँ की सिचुएशन काफी हद तक क्लियर कर देता है। आज पाकिस्तान न घर का है न घाट का। वहाँ के लोगों के पास फ्यूल, गैस और अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं। और ऐसा क्यों ना हो, पाकिस्तान में हर चीज, खासकर रोजमर्रा की चीजों के दाम तो आसमान छू रहे हैं और इन्फ्लेशन हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कोलैप्स करने की स्थिति में है और सिर्फ पावर कट से हुए लॉसेस की वजह से वहाँ की जीडीपी 4% तक गिरी है। आज जहाँ 2023 में इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है, वहीं पाकिस्तान आज बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और बैंकरप्सी की कगार पर है। पर पाकिस्तान के लिए चीजें हमेशा से इतनी बुरी नहीं थी, बल्कि 1980s में तो पाकिस्तान इंडिया से कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 1960s से 1980s के टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा स्पीड में ग्रो कर रही थी। टाइम था अफगानिस्तान में यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच बढ़ रही टेंशंस का, जिसके बीच पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भरपूर फायदा उठाया और यूएसए को हेल्प करने लगा। बदले में मिली फॉरेन एड। पाकिस्तान के लिए भी बढ़िया था, बिना कुछ प्रोड्यूस करे या एफर्ट लगाए फ्री में ही पैसा मिल रहा था। और तब से पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट के लिए फॉरेन एड पे ही डिपेंडेंट रहा, जहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई पाकिस्तानी आर्मी की। और इन एड से एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी चीजों पर ज्यादा फोकस न करने की वजह से लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। शाबाश बेटा। और बची कुची कसर चाइना ने पूरी कर दी। जब यूएसए से एड कम होते होते एक टाइम पे बंद ही हो गई, तब चाइना ने सीन में हीरो की तरह एंट्री मारी और पाकिस्तान को धड़ाधड़ लोन दिए। आसान भाषा में अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया। खत्म। जिसकी वजह से पाकिस्तान की डोल रही इकोनॉमी और धरातल में चली गई। तो मित्रों, अगर गौर किया जाए तो ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट ना होने की एक वजह तो ये है कि वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मिलिट्री रूल ही रहा है, जिसकी वजह से करप्शन भी काफी ज्यादा बढ़ा और किसी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पीएम अपना टर्म पूरा ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट कभी डेवलपमेंट पॉलिसीज बना पाई, ना ही उन्हें लागू कर पाई। बाकी फॉरेन एड पर इकोनॉमी का इतना ज्यादा डिपेंडेंस भी उस पर भारी पड़ा। पर मामला इतना भी सीधा नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात करें तो उनका ध्यान पाकिस्तान की डेवलपमेंट से ज्यादा पावर में बने रहने में था। बाकी पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडीज देती रही। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल है ऐसा दिखाने के लिए छोटी छोटी चीजों पर सब्सिडीज देके वहाँ की गवर्नमेंट ने काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। अच्छा। और जब पैसा नहीं बचा तो सब्सिडीज को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में उनके फॉरेक्स रिजर्व की भी दैया तौबा हो रखी है। आज की डेट में पाकिस्तान पर चढ़ा लोन उसकी जीडीपी के 79% के अराउंड है। ऊपर से फॉरेक्स रिजर्व भी इतना कम है कि लोन की पेमेंट तो दूर, सिर्फ इंपोर्ट्स के लिए भी कुछ ही दिनों का पैसा बचा है। और जैसे ये कम था तो इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस की आग में घी डाला 2022 में आई क्लाइमेट क्राइसिस ने, जहां पाकिस्तान में कई एरियाज में बाढ़ आई और नुकसान $30 बिलियन का हुआ। फिलहाल पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहां उसके पास एक ही रास्ता बचा है, और लोन लो, जिसके लिए वो IMF गया था, जो वहां उसकी पहली विजिट नहीं थी। IMF से ही पाकिस्तान 21 बार लोन ले चुका है, जहां उसकी इस बार की मांग $7 बिलियन की है। पर ऑलरेडी बुरे फंसे पाकिस्तान के सामने IMF ने ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें उनके पीएम ने तो बियॉन्ड इमेजिनेशन कोट किया है। पाकिस्तान एक इतने बुरे लोन इकोसिस्टम में फंस गया है जहां से वो एक झटके में तो बाहर नहीं आएगा।
और ये हाल तब है जब वहां की बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा लोन रिपेमेंट में जाता है। क्लाइमेट क्राइसिस और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पाकिस्तान में गेहूं की भी शॉर्टेज हो रखी है। लिटरल फूड क्राइसिस चल रहा है वहां पर, और पेट्रोल डीजल भी उसे दूसरे देशों से महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि इस वॉर की वजह से तो दुनिया पर ही एक अलग लेवल का खतरा मंडरा रहा है। अब वो खतरा क्या है ये जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी बहुत औसम है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली ही वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।